हर मानदंड में खरे हैं और एक नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, वे अन्य बेरोजगारों से भी अधिक आपके कृपा के पात्र हैं। 5000 लोग हैं, ये 5000 लोगों को अगर नियुक्ति नहीं मिली ना, तो सोशल मीडिया में इतना बदनाम करेंगे आपको मोदी जी कि आपका 2024 ये 5000 लोग रोक देंगे। और सरकार अगर बदल गई तो राहुल गांधी झंडा उठाकर चल रहे हैं बेरोजगारों का, और राहुल गांधी 101% रोजगार देंगे, और उसी के साथ आपको इतिहास में धोखेबाज, ठग लिखा जाएगा। इसलिए मौका है आपके पास। इन 5000 लोग, एक और चीज है, मैंने पत्र लिखा आपको, उसमें मैंने क्लियर किया, लेकिन आज मैं ओपन कर रहा हूं। इन 5000 लोगों को रोजगार देकर आप अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं। बेरोजगार मुक्त भारत बनाओ सरकार, भारत को विश्व गुरु बनाओ सरकार। अगर बेरोजगारों से मुक्ति भारत को नहीं मिलेगी तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर थे, जब खरीदा हुआ मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अब हिंदुस्तान को मुक्तिदाता मिल गया है, अब हिंदुस्तान को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने वाला मिल गया है, अब बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाला एक मुक्तिदाता भारत को मिल गया है, तब रूस क्रीमिया को अपने अधीन कर रहा था। जी हां, व्लादिमीर पुतिन अपने से टूटे हुए देश को वापस जोड़ रहा था। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज का ये एपिसोड बेरोजगार छात्रों को, बेरोजगार युवाओं को समर्पित आज का ये एपिसोड आरआरबी रेलवे बोर्ड के अनियमितता और दोहरेपन के कारण अनिश्चितता के शिकार हो रहे तकनीशियन भर्ती और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति पत्र के लिए संघर्ष कर रहे मेरे बेरोजगार साथियों को समर्पित। बहुत दिनों से सोच रहा था कि बेरोजगार साथियों को मैं क्या दे सकता हूं। एक पत्रकार के नाते, एक ईमानदार पत्रकार के नाते, पैसा तो है नहीं कि हम आप लोगों की आर्थिक सहायता कर सकें, हम हमारी आवाज़ आपको दे सकते हैं। और आज का ये एपिसोड सभी बेरोजगार साथियों को समर्पित है। इस एपिसोड को पूरा देखें, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज से एक निर्णय आप लेंगे और वह निर्णय भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कारगर होगा, और वह निर्णय सक्षम बनाएगा भारत को विश्व गुरु की पदवी पर पुनः स्थापित करने के। आप लोग चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। यह आप लोग द्वारा हमें दी जाने वाली सहायता है, जिसे जिंदगी भर हम लोग नहीं भूलेंगे। गांधी टीवी का एक एक सदस्य आपकी इस सब्सक्रिप्शन, लाइक और फॉरवर्ड और मैसेज के लिए आपके आभारी रहेंगे। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा, बेरोजगार मुक्त भारत बनाओ सरकार, भारत को विश्व गुरु बनाओ सरकार। अगर बेरोजगारों से मुक्ति भारत को नहीं मिलेगी तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर थे, जब खरीदा हुआ मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अब हिंदुस्तान को मुक्तिदाता मिल गया है, अब हिंदुस्तान को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने वाला मिल गया है, अब बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाला एक मुक्तिदाता भारत को मिल गया है,
तब रूस क्रीमिया को अपने अधीन कर रहा था। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन अपने से टूटे हुए देश को वापस जोड़ रहा था। और आज जब ये एपिसोड शूट किया जा रहा है, तब ग्वादर में पाकिस्तान का एक शहर जिसकी आबादी मुश्किल से 1.5 लाख है, लेकिन उस शहर पर आर्थिक आधिपत्य जमाते हुए चीन ने वहां पर बड़ा कार्य करना शुरू कर दिया है। अरब सागर के पास स्थित, ओमान की खाड़ी से नजदीक स्थित यह जो शहर है ग्वादर पाकिस्तान का, बलूचिस्तान, यह शहर बलूचिस्तान, तुर्बत, पिशकिन, जमरान, बुलेदा, ओमेरा आदि लोगों को, आदि क्षेत्रों को टारगेट करते हुए चीन ने यहाँ पर एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया है। उस विशेष प्रोजेक्ट का नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह प्रोजेक्ट चीन को वन बेल्ट वन रोड तथा मैरीटाइम सिल्क रोड परियोजना को जोड़ने वाली साबित हो रही। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब रूस ने यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क, खोर्सन और ज़पोरिज़िया को अपने अधीन घोषित कर दिया है। यह जो लड़ाई है, मैं आज इसका डिस्कस क्यों कर रहा हूं? मुझे पता है आप लोगों की लड़ाई बड़ी है। मैं बेरोजगार युवकों को तथा हमारे अन्य दर्शकों को और देश के नागरिकों को ये दिखाना चाहता हूं कि एक और हमारे स्वयं सिद्ध भगवान की पदवी की ओर बढ़ रहे प्रधानमंत्री लोगों को हिंदू मुसलमान करवा के मंदिर में घंटा बजाने के लिए बैठाने वाले हैं। ऐसे में पूरी दुनिया का ताना बाना रूस और चीन के इर्द गिर्द जाता दिख रहा है। जी हाँ, ये जो लड़ाई है, ये यूरोपीय देश पर आर्थिक आधिपत्य की लड़ाई है। आज जब हम आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, 2014 से लेकर और 2015 में चीन ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, और आज वे अपने देश को कहां लेकर गए हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। अगर चीन भी मंदिर में घंटा बजाने के लिए, पूजा करने के लिए अपने नागरिकों को बिठाकर शासक बनने की पद्धति अपनाता, तो चीन आज दुनिया में आर्थिक उपनिवेशवाद का बेताज बादशाह नहीं होता। अगर रूस के व्लादिमीर पुतिन भी इस प्रकार मीडिया को खरीद कर और झूठ बोलकर अपने जनता को गुमराह करके आगे बढ़ते, तो आज रूस द्वारा व्लादिमीर पुतिन से पहले उनके देश से टुकड़े करके बनाए गए हिस्सों को वापस अपने में शामिल नहीं कर रहा होता। रूस यूक्रेन के जरिए, यूक्रेन के माध्यम से यूरोप की ओर बढ़ रहा है, और अब चीन पाकिस्तान में ग्वादर में अपने प्रोजेक्ट के जरिए, CPEC के जरिए यूरोप की ओर बढ़ रहा है। नौजवानों की आंखें खोलने के लिए मैं आज ये नौजवानों को समर्पित करके बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान कैसे विश्व गुरु बन सकता है, हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, और अब आने वाले समय में हिंदुस्तान का रोल क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, जिससे कि हिंदुस्तान के लिए की जाने वाली भविष्यवाणियां सही साबित हो सके, हम विश्व गुरु बन सके। जब द्वितीय विश्व युद्ध में, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, मीडिया को खरीद कर अपने आप को स्टेब्लिश करने की परंपरा अमेरिका ने शुरू की, और अमेरिका ने कैसे शुरू की यह भी हम आपको बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो हिटलर की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। जर्मनी आसपास के देशों को रोनते हुए अपने साम्राज्यवाद को तेजी से फैला रही थी। हर कोशिश को नाकाम करते हुए, दुश्मन को परास्त करते हुए हिटलर की सेना तेजी से चारों ओर अपने साम्राज्य को बढ़ा रही थी।
मुसोलिनी उनके साथ थे, बहुत से अन्य नेता भी उनके साथ थे। अमेरिका लगभग हार मान चुका था, बड़े ही निराश थे उस समय अमेरिका के शासक, और निराश बैठे हुए थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बड़े निराश बैठे थे। रूजवेल्ट ने अपने सभी जितने भी नीति निर्धारक लोग थे, जितने भी डिप्लोमेट थे, कूटनीतिज्ञ लोग थे, उनसे सलाह मशवरा किया और कहा कि हम अब ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, अब विश्व पर जर्मनी तानाशाह का शासन होगा। और जर्मनी तानाशाह था क्रूर हिटलर, वो अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया करता था। तो बड़े चिंतित थे और इस चिंता में उनके दिन बड़े मुश्किल से गुजर रहे थे। एक एक क्षण एक एक वर्ष के बराबर लग रहे थे। एक पत्रकार रूजवेल्ट से मिलने की कोशिश कर रहा था, लगातार जाता और उसे ना कहा जाता, क्योंकि इस मनस्थिति में किसी पत्रकार को इंटरव्यू देने के लिए वे स्वयं मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। लेकिन जब 6-7 दिन गुजर जाते हैं, जब रूजवेल्ट देखते हैं कि ये पत्रकार हर दिन आ रहे हैं, तो एक दिन उनको बुला लेते हैं कि इनको आने दीजिए, चलो मैं मिल लेता हूँ। पत्रकार उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि इस युद्ध को हम जीत सकते हैं। एक पत्रकार और विश्व युद्ध में हारी हुई बाजी को पलटने की बात कह रहा है, लेकिन फिर भी रूजवेल्ट कहते हैं कि कैसे। तो वे नास्ते दमस्क की लिखी हुई एक पुस्तक का पन्ना उन्हें बताते हैं। तो बोला, इस पन्ने से कैसे जीतेंगे हम? उस पन्ने में लिखा हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध को अमेरिका एक बड़े हथियार के दम पर जीतेगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में अमेरिका का राज होगा। तो रूजवेल्ट को भी बताते हैं कि ये तो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां हैं, आप चूंकि भविष्यवाणी मानते नहीं हो, लेकिन इस भविष्यवाणी को मानने वाले बहुत से सैनिक और अधिकारी हिटलर की सेना में हैं। तो रूजवेल्ट बोलते हैं कि उनको पहुंचाएगा कौन? कि पहुंचाना नहीं है, इसको एक रणनीति बनानी है। आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सारे बड़े हथियारों को निकालिए और एक साथ प्रहार करिए। उस प्रहार करने से पहले आप इसके लाखों पन्ने बनवाएं, अलग अलग भाषा में बनवाएं और हिटलर की सेना के ऊपर से बरसा दिया जाए। उन दिनों में ऐसे मिसाइल तो थे नहीं कि ऊपर से कोई हवाई जहाज आ रहा है और देखते ही उसको मार दें। रूजवेल्ट को कुछ आशा जगी, बोला ये अंतिम प्रयास है, करके देख लेते हैं। और कहते हैं कि उनके पास 3 एटम बम थे, 3 में से 2 हिरोशिमा और नागासाकी में गिराने के लिए चुने जाते हैं। और उस पत्रकार के कहे अनुसार हिटलर की जो जो टुकड़ी, जिस जिस भाषा की टुकड़ी थी, अलग अलग देश के लोग उसमें काम कर रहे थे, उन भाषा के ये पर्चे बनाए जाते हैं और ऊपर से इन्हें बरसाया जाता है उनके पास। वे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वे अपने जहन में इसको रखते हैं, लेकिन वे आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम गिराया जाता है। और लेनिनग्राद में, ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि विश्व के इतिहास से मिटा दिया गया है लेनिनग्राद का वह युद्ध जहां जर्मनी तानाशाह को हिंदुस्तानी फौजियों ने रोका था, हिंदुस्तान के नौजवानों ने रोका था। जी हां, द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम और कूटनीतिक तरीके से ताकत का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने हिटलर को हराया है, यह कहा जाता है, लेकिन हकीकत में जमीन में उनके मनोबल को तोड़ने का काम लेनिनग्राद में भारत के नौजवानों ने किया था। और जर्मनी सेना बिखर जाती है, जो जिस देश में आया उधर के लिए भाग चढ़ छूटता है और एकदम पूरी ताकत के साथ आक्रमण किया जाता है और हिटलर को परास्त कर दिया जाता है। तो ये जो पन्ना था, ये उस समय मीडिया के उपयोग के रूप में
देखा गया। बाद में धीरे धीरे अमेरिका आगे बढ़ा और अमेरिका को आर्थिक उपनिवेश की स्थापना करनी थी। तो पहले यूनाइटेड नेशन बनाया गया, जिसमें जीते हुए 5 देशों को शामिल किया गया। चीन उसमें है और बाद में जर्मनी को भी उसमें शामिल किया गया। और इस प्रकार से ये जो मित्र देश हैं, ये मित्र देश सब मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन इस संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के पीछे अमेरिका की उपनिवेशवादी सोच हमेशा रही। तो उपनिवेशिक तौर पर आर्थिक रूप पर कैसे दुनिया को एक कर पूरी दुनिया में एक छत्र राज किया जाए, इस दिशा में अमेरिका ने कार्य करना शुरू किया और विश्व बैंक का गठन हुआ। विश्व बैंक में डॉलर को आदान प्रदान की मुख्य मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया। और आज विश्व में अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, डॉलर की कीमत ज़्यादा है और अपने देश की जो मुद्रा है उसकी मूल्य की तुलना डॉलर से की जाती है, तो अमेरिका की उस सोच का परिणाम है जिसके तहत विश्व बैंक, जो देशों का बैंक है, पूरी दुनिया का बैंक है, एक ही बैंक है जो पूरे देशों को कर्ज देता है। अब चीन भी देने लगा है, अब रूस भी देने लगा है और चीन ग्वादर में जो कर्ज दे रहा है उसके आदान प्रदान की शर्त भी अपने मुद्रा, अपने देश की मुद्रा के आधार पर रख रहा है। तो वो जो आर्थिक उपनिवेशवाद की शुरुआत थी वो विश्व बैंक में डॉलर को इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति से शुरू हुई और धीरे धीरे अमेरिका पूरे विश्व में अपने आर्थिक उपनिवेश की स्थापना करने लगा। ट्रंप हकीकत में कट्टर ईसाई हैं, लेकिन वे कट्टर धर्मभक्त होने के ऊपर एक और भी है, वे अपने देश के राष्ट्रभक्त हैं। ऐसे ही ओबामा रहे हैं। तो ये लोग ऐसे ही, आज हम पढ़ते हैं कि अरब में मंदिर बनाया जा रहा है, तो अरब के लोग मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए मंदिर नहीं बना रहे हैं। उन्हें पता है हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे बड़ा बाजार है। जी हाँ, हम उत्पादक देश नहीं माने जाते हैं, हम उत्पादन को खपत करने वाला एक बाजार माने जाते हैं पूरी दुनिया में। और इसको देखते हुए वे हिंदुस्तान के सियासतदानों का स्वागत करते हैं, अपने देश में दूसरे धर्म के होने के बावजूद मंदिर बनाते हैं ताकि हिंदुस्तान के बाजार को आकर्षित किया जाए, हिंदुस्तानियों को आकर्षित किया जाए, ताकि उनके प्रोडक्ट और उनके देश के प्रति हमारी भावना सकारात्मक बनी रहे। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सब को करने के कारण ही इन देशों में बेरोजगारी नहीं है। अगर हम बेरोजगारी को उठाकर देखें तो कोरोना काल की वजह से कुछ बेरोजगारी दर अमेरिका की बढ़ी है, लेकिन उसको भी वे जल्दी से जल्दी एडजस्ट कर रहे हैं, उन्हें रोजगार दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार का अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं और हम प्राइवेट नौकरी को भी नौकरी ही मानते हैं, मानिए ना, और फिर उसकी तुलना करते हैं अमेरिका से, यूरोप से, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अमेरिका का जो स्वीपर होता है वो झाड़ू हाथ से पकड़ता ही नहीं है और उसकी तनख्वाह 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख अलग अलग होती है, इस तरीके से लाखों में है और उसको सभी साजो सामान दिया जाता है। आज कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, हमारे 2 मजदूर सफाई के चैम्बर में उतरे, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के वे दम घुट के मर गए। तो हमारी तुलना हम बड़े देशों से करते तो हैं, भोली भाली जनता को गुमराह भी करता है हमारा मीडिया, जो खरीदा जाता है और जो खरीदा जा चुका है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। तो हम सच को सच की तरह पेश करते हैं। मोदी जी, ये सब हम इसलिए हमारे नौजवानों को बता रहे हैं क्योंकि नौजवान भी जागें और देश के लिए क्या है, अपने लिए क्या है, अपने हक के लिए क्या करना है वो समझें। आपने 2 करोड़ रोजगार 1 वर्ष देने के लिए कहा था, आज 8 वर्ष हो गए आपको।
आपने 1 करोड़ रोजगार भी नहीं दिए हैं, बल्कि प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। आप सरकारी उपक्रम को बेचते जा रहे हैं। ये तो रेलवे के बच्चे आगे सड़कों पर, किसान आगे सड़कों पर, जिससे आपका बेचने की योजना रुक गई। और जब आप बेचोगे तो एक जमाना था जब सरकारें आती थी तो सरकारी पोस्ट निकाला करते थे, क्योंकि अधिक से अधिक रोजगार देने का उनके ऊपर दबाव रहा करता था। और आज आप नियम भी इस तरीके से बनाते जा रहे हैं कि अग्निपथ में नौजवानों को पेंशन नहीं, 4 साल की नौकरी, उसे नौकरी कहें या ट्रेनिंग कहें, और उसके बाद आपने जंगल में छोड़ दिया। बेरोजगारी का जंगल है, जाइए आप जियो या मरो, हमें कोई लेना देना नहीं। जबकि देश का विकास तब होता है जब देश के लोगों की आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। आपने तो घटा दी, पेंशन बंद कर दी, नौकरी खत्म कर दी। और जो छात्र, मैं ये दर्द के साथ कह रहा हूं क्योंकि इनका दर्द सबसे बड़ा है, जो आरआरबी रेलवे बोर्ड द्वारा जो निगलेक्ट किए जा रहे हैं अब तक, जो हर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, हर मानदंड में खरे हैं और एक नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, वे अन्य बेरोजगारों से भी अधिक आपके कृपा के पात्र हैं। 5000 लोग हैं। गांधी टीवी आज आपको आगाह कर रहा है, ये 5000 लोगों को अगर नियुक्ति नहीं मिली ना तो सोशल मीडिया में इतना बदनाम करेंगे आपको मोदी जी कि आपका 2024 ये 5000 लोग रोक देंगे। और सरकार अगर बदल गई तो राहुल गांधी झंडा उठाकर चल रहे हैं बेरोजगारों का, और राहुल गांधी 101% रोजगार देंगे। और उसी के साथ आपको इतिहास में धोखेबाज, ठग लिखा जाएगा। इसलिए मौका है आपके पास। इन 5000 लोग, एक और चीज है, मैंने पत्र लिखा आपको, उसमें मैंने क्लियर किया, लेकिन आज मैं ओपन कर रहा हूं। इन 5000 लोगों को रोजगार देकर आप अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं। गुजरात में ये 5000 लोग आपका झंडा उठाकर घूमेंगे अगर आपने इनको नौकरी दे दी। और नहीं दी ना तो ये गुजरात में 5000 लोग, एक दिन में एक गाली भी आपको देगा ना तो दिन भर की 5000 गाली तो ये दे देंगे। और ये बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं है, ये आपके लोग हैं जिन्होंने रोजगार के लिए 2014 से लेकर आज तक आपका झंडा उठाया, आपको वोट दिया। और ये 5000 ही हैं, इन्हें यहीं रोकें। बाकी जो लाखों करोड़ों युवा जो बैठे हैं बेरोजगार, उनको आशा का संदेश इन 5000 नौकरियों से आप दे सकते हैं। जो माहौल आपका नेगेटिव जा रहा है, इन 5000 नौकरियों से आप पॉजिटिव बना सकते हैं। हम गांधी टीवी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम राहुल गांधी का झंडा उठाते हैं, हम देश का झंडा उठाते हैं, हम देश के बेरोजगारों का झंडा उठाते हैं, हम विश्व गुरु बनने वाले झंडे को लेकर चल रहे हैं। आशा है आज का ये एपिसोड नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा, उनके लोगों तक पहुंचेगा, बोर्ड के हर मेंबर तक पहुंचेगा, देश के हर बेरोजगार तक पहुंचेगा, देश के हर विधायक तक पहुंचेगा, देश के हर सांसद तक पहुंचेगा और हर नागरिक तक पहुंचेगा। हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, देश को विश्व गुरु बनाने की ओर बढ़ते रहेंगे। गांधी टीवी आपका है, आपके लिए, आपके द्वारा है। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।